हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, तो ये क्या है, सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इस सब्जेक्ट की जो क्लास है हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। जो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक होगा उससे अपनी क्लास को भी आगे यहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जो ये यूनिट दी हुई है, फर्स्ट यूनिट के जितने भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं हमें। देखो, फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, सब्जेक्ट का नाम भी है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका जो परिचय है, मतलब जो उसका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले इसी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसका जो नेचर है, जो इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, सेकेंड टॉपिक है हमारा वेरियस फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके जो विभिन्न रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है मॉडल्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के तरीके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमंडलीकरण। फिफ्थ टॉपिक है हमारा मल्टीनेशनल्स, मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, और लास्ट टॉपिक है हमारा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत है उसके बारे में भी हम यहाँ पर वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं हमने देख लिए। टोटल कितने टॉपिक है, 6 टॉपिक दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ में। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो परिचय है उसको हम पहले यहाँ पर समझते हैं। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी मीनिंग से या जो इसकी डेफिनेशन है, इससे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ जो लिखी हुई है वो है डेफिनेशन, इंटरनेशनल बिजनेस इज द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब देखो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है। सिंपल सी चीज़, ये आपको इतना ध्यान रखना ही है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको इंटरनेशनल बिजनेस से आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों को एग्जाम में ये लाइन तो लिखना ही है कि इंटरनेशनल बिजनेस इज द बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ goods, services, capital, technology and know-how between 2 or more countries। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस वह व्यावसायिक गतिविधि है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो गुड्स है, मतलब जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं मतलब सर्विसेज, पूंजी मतलब जो कैपिटल, तकनीकी मीन्स जो टेक्नोलॉजी, और ज्ञान मतलब नो हाउ का एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, देखो जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक, बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, जो कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है और जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उनका एक्सचेंज किया जाता है। ठीक, जब कोई कंपनी अपने देश के बाहर, जब कोई कंपनी अपने देश के बाहर दूसरे देशों में व्यापार करती है उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। एक सिंपल लाइन में आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें कोई भी कंपनी अपने देश के बाहर दूसरे देश के साथ जब यहाँ पर बिजनेस करती है, व्यापार करती है, उसी को इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। ठीक,
एग्जाम्पल देखते हैं इसका, और एक सिंपल लाइन यहाँ लिखी हुई है, जब व्यापार मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस देश की सीमाओं से बाहर किया जाए और उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेशी सेवाएं शामिल हो, उसी को इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब दो या दो से ज़्यादा देश जब एक साथ में बिजनेस करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होगा ही, इसीलिए हमें यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है इसके बारे में भी बिल्कुल क्लियरली पता रहना चाहिए। देखो सिंपल मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इसको याद रखने का। कई बार क्या होता है कि एक सिंपल सी चीज़ भी हम भूल जाते हैं, तो ना भूले इसीलिए एक ट्रिक है। देखो जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट में जो एम है, एम का हम कर देते हैं एन, इन, है ना, इंपोर्ट। मान लो ये इंपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट ही है, पर ट्रिक है इंपोर्ट। इन मतलब होता है आना, आना मतलब आय। ठीक, आय, आय से बना लेते हैं आयात। ठीक, तो इंपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंपोर्ट को हिंदी में कहा जाता है आयात। ठीक, आयात। और इसमें क्या होता है? इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जब दूसरे देशों से गुड्स और सर्विस या जो टेक्नोलॉजी है या जो नॉलेज है वो हमारे देश में आता है, उसे कहते हैं इंपोर्ट। मतलब चीज़ों का आना, आयात। इम का बना लिए इन मतलब होता है आना। ठीक, तो ये है, यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब एक्स मतलब जो गया। ठीक है, एक्स मतलब जो गया, इसको क्या कहेंगे? अब जब ये आयात है तो ऑब्वियसली इसको तो निर्यात ही बोलेंगे। अब जब आयात में सामान आ रहा है तो निर्यात में सामान जाएगा ही। मतलब जब हम अपने देश से दूसरे देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, उसको भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट, या हम कहते हैं हिंदी में निर्यात। और इंपोर्ट, इंपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? आयात कहते हैं। और इसमें क्या होता है? आयात में दूसरे देशों से सामान आता है, इसीलिए इसको आयात कहते हैं। ठीक, सिंपल सी ट्रिक है, तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, भारत की इन्फोसिस कंपनी अमेरिका की कंपनियों को आईटी सर्विसेज देती है। देखो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, करेंसी पढ़ने मिलेगी, कौन सी कंपनी किस कंट्री की है उसके बारे में पढ़ने मिलेगा। तो देखो इन्फोसिस कंपनी कहाँ की है? इन्फोसिस कंपनी है अपने इंडिया की, अपने इंडिया की। और ये कहाँ सर्विस दे रही है? ये सर्विस दे रही है यूएसए में, अमेरिका में दे रही है। मतलब जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनको आईटी सर्विसेज देने का काम कर रही है। मतलब देखो दो कंट्री, एक हो गई अपना हो गया इंडिया और एक हो गया यूएसए। जब दोनों यहाँ पर मिल करके काम कर रहे हैं, मतलब जो भी इनके पास में चीज़ें हैं, जिस चीज़ में जो एक्सपर्ट रहता है वो चीज़ यहाँ पर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसी को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। भारत की टाटा मोटर्स कंपनी, देखो टाटा मोटर्स कंपनी कहाँ की है? भारत की है। इन्फोसिस कंपनी कहाँ की है? भारत की है। और इन्फोसिस कंपनी भारत की जो है वो किसको सर्विसेज दे रही है? यूएसए को सर्विस देती है। कौन सी सर्विस देती है? आईटी सर्विसेज देती है। ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। देखो भारत की टाटा मोटर्स कंपनी अपनी कारें यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, अमेरिका, यूएसए और अफ्रीका जैसे देशों में बेचती है। यह इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस को समझ लिए, उसका एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज है। ठीक, देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब एडवांटेज मतलब जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ मतलब एडवांटेज, और डिसएडवांटेज मतलब जो इसकी हानियां हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके एडवांटेज के बारे में कि कौन कौन से इसके एडवांटेज हैं। देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मार्केट का विस्तार, मतलब लार्ज मार्केट। ठीक है, जब इंटरनेशनल बिजनेस होगा ही, तो इंटरनेशनल बिजनेस अगर हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर लार्ज होगा ही, मार्केट का विस्तार होगा ही। ठीक, अधिक लाभ,
मतलब मोर प्रॉफिट, संसाधनों का बेहतर उपयोग, मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक। फिर उसके बाद में है चीप रॉ मटेरियल, मतलब सस्ता कच्चा माल, रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर है लास्ट हमारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक। ये सारे पॉइंट किस में इंक्लूड है? ये सारे पॉइंट इंक्लूड है एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के ये सब क्या है? लाभ है। अब हम यहाँ पर सारे पॉइंट को अच्छे से वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बना हुआ है वैसे ही फ्लो चार्ट आपको पहले एग्जाम में भी बनाना है, उसके बाद में आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले सारे पॉइंट को एक साथ लिखे, अब हम एक एक करके सारे पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ में डिस्क्राइब करेंगे, तो वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, इससे आपको क्या होगा? अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। देखो, मार्केट का विस्तार, मतलब लार्ज मार्केट। द कंपनी ऑल्सो गेट्स कस्टमर आउटसाइड द कंट्री, कंपनी को देश के बाहर भी ग्राहक मिलते हैं, ठीक है। जो कंपनी है, कंपनी को देश के बाहर भी ग्राहक मिलते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ देखे थे कि अपने इंडिया की जो इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी क्या करती है? जो यूएसए है, जो अमेरिका है, अमेरिका की कंपनियों को क्या कर रही है? आईटी सर्विसेज दे रही है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि कंपनियों को देश के बाहर भी कस्टमर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, भारत की अमूल अपने डेयरी प्रोडक्ट विदेशों में बेच करके ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाती है। अमूल कंपनी अपने इंडिया की है, ठीक है। इन्फोसिस कंपनी अपने इंडिया की है, टाटा मोटर्स अपने इंडिया की है। ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखना है। ये देखो, अपने इंडिया की जो कंपनी है अमूल कंपनी, वो उसका जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, तो ये क्या कर रहा है? विदेशों में भी बेच करके ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट का विस्तार हुआ। ये क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस का एडवांटेज है। सेकेंड, मोर प्रॉफिट। अब देखो, जब मार्केट का विस्तार होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा ना, प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। सेलिंग अब्रॉड इंक्रीज सेल्स विच ऑल्सो इंक्रीज प्रॉफिट। देखो, विदेशों में बेचने से, मतलब जो भी सामान है, जो भी सर्विसेज है, जो भी गुड्स है, उसको जब विदेशों में बेचा जाएगा, मतलब सेल बढ़ेगी, सेल इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एप्पल अपने आईफोन भारत में बनवाकर अमेरिका में महंगे दाम पर बेचता है। अब यहाँ पर ये जो एप्पल कंपनी है, ये अपनी इंडिया की नहीं है, ये है यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है ये, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। लेकिन अमेरिका इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब समझता है जो आईफोन बनाने के लिए, ठीक। तो वो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इंडिया में फ़ोन बनवाता है, लेकिन अपने यहाँ पर उसी फ़ोन को महंगे प्राइस में, मतलब ज़्यादा महंगे दाम में यहाँ पर बेचता है, ठीक। फिर है सेकंड हमारा, देखो थर्ड पॉइंट अब, ठीक। थर्ड पॉइंट में क्या है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का बेहतर उपयोग। एक्सेस प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड अब्रॉड। अतिरिक्त उत्पादन, एक्सेस प्रोडक्शन मतलब होता है अतिरिक्त उत्पादन, मतलब जो ज़्यादा है, ठीक है, को विदेशों में बेचा जा सकता है, विदेशों में बेचा जा सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, भारत में सबको पता है अपने इंडिया में जो चाय उत्पादन है वो बहुत होता है। चाय उत्पादन में अपना इंडिया आगे है। चाय उत्पादन होने पर उसे यूके को यहाँ पर ये उत्तराखंड नहीं है, ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य। और इसमें क्या है? इसमें जो मतलब 4 मेंबर है, 4 मेंबर मतलब 4 कंट्रीज की मेंबर है। कौन कौन सी है? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्थ आयरलैंड, ठीक। ये 4 कंट्री यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर मेंबर है, ठीक। तो क्या कर रहा है इंडिया में अधिक चाय का उत्पादन होने पर वो यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पर क्या कर रहा है? चाय एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक। एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है अभी हमने समझ लिए। जैसे डायग्राम में यहाँ पर दिख भी रहा है
कि अपने इंडिया में देखो कितने सारे प्लेस है जहाँ पर क्या हो रही है, चाय पत्तियाँ, मतलब चाय पत्ती का उत्पादन होता है, चाय उत्पादन होता है। जैसे दार्जिलिंग है, देहरादून है, रांची है, रत्नागिरी कर्नाटक, नीलगिरी, कोयम्बटूर, कोच्चि, है ना, बहुत सारी जगह है जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो रिसोर्स है, मतलब ये भी तो एक रिसोर्स है, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है वो भी एक रिसोर्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये भी एक रिसोर्स है बिजनेस करने का। तो इस रिसोर्स का सही यूज़ करके इंडिया चाय का जो उत्पादन बहुत हो रहा है उसको यूनाइटेड किंगडम में भेजता है और वहाँ से ये अच्छे पैसे अर्न करता है इंडिया। ठीक, तो ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस का एक यहाँ पर एडवांटेज हुआ। देखो, चीप रॉ मटेरियल मतलब सस्ता कच्चा माल। रॉ मटेरियल इज अवेलेबल चीपली इन सम कंट्रीज। कुछ देशों में रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है। ठीक, जैसे कुछ देश होते हैं जहां पर क्या होता है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, तो वहां से रॉ मटेरियल बुला करके हम अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बना करके उसको अच्छे सही प्राइस में बेच सकते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, चीप रॉ मटेरियल मतलब सस्ता कच्चा माल। कुछ देशों में रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, भारत में टेक्सटाइल कंपनीज अफ्रीका से कॉटन मंगाती है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में जो कॉटन है, जो यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है अफ्रीका में ये सस्ता मिलता है, सही प्राइस में मिल जाता है। तो इंडिया वहाँ से बुलाती है, जो टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं अफ्रीका से कॉटन बुलाती है, उसका फिर यहाँ पर उससे फिर यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। तो क्या होता है, इससे इंडिया के लोगों को सही प्राइस में चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारी चीजें देखो किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसी की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। इसीलिए इन सारी चीजों को कहा जा रहा है जो मतलब इंटरनेशनल बिजनेस है उसके ये लाभ है, एडवांटेज है। ठीक, फिर है रोजगार के अवसर मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल बिजनेस इंक्रीज जॉब। इंटरनेशनल बिजनेस से नौकरियां भी बढ़ती है। जैसे अपने यहाँ से, अपने इंडिया से भी बहुत सारे लोग अब्रॉड में जाकर के जॉब करते हैं, जिसके पास जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल जाते हैं अब्रॉड में जॉब करते हैं। जैसे कोई अफ्रीका जा रहे हैं, कोई यूएसए जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होती है इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से। एग्जाम्पल देखते हैं, भारत की एक बीपीओ या जो कॉल सेंटर कंपनी है ना, बीपीओ या जो कॉल सेंटर कंपनी है अमेरिका और जो यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के लिए काम करती है। कहाँ के लिए काम कर रही है वो? यूएसए और यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के लिए काम कर रही है। तो क्या हुआ, विदेशी क्लाइंट्स से प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, विदेशी क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलता है, काम बढ़ता है, कंपनी को और एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं। जब काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे जो यंग पर्सन है, जो युवा है, उनको यहाँ पर नौकरी मिल जाती है। जब काम बढ़ेगा तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, और जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, द कंट्री गेट्स फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट। मतलब देखो, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, एक्सपोर्ट से देश को विदेशी मुद्रा मिलती है ना। जैसे मान लो कि अगर यूएसए में कोई सामान इंडिया भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ से डॉलर में ही पैसा मिलेगा। ठीक है, डॉलर में ही पैसा मिलेगा। या फिर जैसे यूरोपियन यूनियन को अगर यहाँ पर कोई सामान एक्सपोर्ट किया जाता है तो यूरो में ही यहाँ पर क्या होगा, यूरो में ही यहाँ पर जो है मतलब कहना चाहिए पैसा मिलेगा, है ना। और या फिर मानते हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम पाउंड में ही यहाँ पर पैसा मिलता है। ठीक, तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट से देश को विदेशी मुद्रा भी मिलती है। एग्जाम्पल देखते हैं, भारत के एक आईटी कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की कंपनी को सॉफ्टवेयर सर्विस दी। ठीक है, जो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की जो कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम कंपनी ने पेमेंट किस चीज़ में किया, पाउंड में किया। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने लायक कौन सी चीज़ है कि यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो क्या है, पाउंड है, और इसका सिंबल भी यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम मान लो कि ये जो
पाउंड है, 1 पाउंड को अगर हम कन्वर्ट करेंगे अपने इंडियन मतलब जो इंडियन रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, अगर यहाँ पर 1 पाउंड को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो होता है समथिंग 105 से लेकर के 110 रुपए तक। देखो, और ये जो है ना, ये समय के साथ में चेंज होते रहता है, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट में हम देखें तो 1 पाउंड अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो होता है 105 से लेकर के 110 रुपए तक। ठीक, भारत को पाउंड मिला ना, क्यों मिला? क्योंकि उसने यहाँ पर जो है यूनाइटेड किंगडम की कंपनी को सॉफ्टवेयर सर्विस दी। अब उसके पास जो पैसा होगा, मतलब वहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड है, तो वो पाउंड में ही पेमेंट करेगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम कंपनी ने पेमेंट किया पाउंड में, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट से क्या हुआ, एक्सपोर्ट से इंडिया को यहाँ पर जो है विदेशी मुद्रा मिली। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मिला, यह भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कहलाता है। ठीक, जैसे भारत को यहाँ पर पाउंड मिला तो ये भी तो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैसे यहाँ पर इंडिया को हो रही है? आगे देखते हैं आप। देखो, ये सारे क्या थे इसके, ये सारे थे यहाँ पर अभी तक हमने जो भी डिस्क्राइब किए, ये थे यहाँ पर इसके एडवांटेज। ठीक, एडवांटेज थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके कौन कौन से डिसएडवांटेज है, मतलब कौन कौन सी इससे हानियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट के थ्रू सारे पॉइंट को पहले देखेंगे कि कौन कौन से इसके डिसएडवांटेज है। देखो, फर्स्ट है यहाँ पर विदेशी नियम कानून, डिफरेंट लॉ एंड रूल्स। अब देखो, सभी कंट्री के अलग अलग यहाँ पर लॉ होंगे, अलग अलग रूल्स होंगे, सभी को अपने अपने अलग अलग मतलब रूल्स बनाने ही मतलब रहते ही हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो हर कंट्री के जो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक, और कभी कभी ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसीलिए इसको यहाँ पर डिसएडवांटेज में रखा गया है। सेकंड क्या है, मुद्रा जोखिम, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ज़्यादा लाभ, हाई कॉस्ट। ठीक है, फिर फोर्थ है सांस्कृतिक अंतर, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस, राजनीतिक जोखिम, पॉलिटिकल रिस्क, भुगतान का जोखिम, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक, अब हम यहाँ पर भी सारे पॉइंट को अच्छे से 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट था हमारा डिफरेंट लॉ एंड रूल्स। ठीक, डिफरेंट लॉ एंड रूल्स, विदेशी नियम कानून, विदेशी नियम कानून। Each country has its one law, regulation and policy. When a company conduct international business, it must comply with the laws of both its one country and those of other countries. देखो, हर देश के अपने अलग अलग कानून होते हैं, नियम और नीतियाँ होती है। ठीक है, हर देश के क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग कानून होते हैं, लॉ होते हैं, नियम होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नीतियाँ मतलब पॉलिसीज होती है, और इनको फॉलो करना ही पड़ता है। जब कोई कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस करती है, मान लो कि कोई भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, तो उसे अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के भी जो यहाँ पर लॉ है, जो यहाँ पर रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज है, उनको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। ठीक, उनको भी यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंटरनेशनल बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो उसको तो फॉलो करेगी ही करेगी, लेकिन अगर मान लेते हैं उसको यूनाइटेड किंगडम के साथ में इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो यहाँ पर उसको यूनाइटेड किंगडम के भी रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से डिसएडवांटेज हुए। देखते हैं आगे इसको। पहले कई बार क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इंडिया की एक कंपनी बिस्किट्स बनाती है और उसे यूनाइटेड किंगडम भेजना चाहती है। ठीक है, मतलब यूनाइटेड किंगडम में वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, इंडिया की कंपनी जो बिस्किट बना रही है। भारत में यह बिस्किट्स बिना किसी खास नियम के बिक रहा है। ठीक है, इंडिया में जो भी बिस्किट यहाँ पर कंपनी बना रही है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लग रहे हैं और वो नॉर्मली ऐसे ही मार्केट में बिक रही है। ठीक,
लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम में नियम है कि शुगर लेवल लिमिट में होना चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल पैकेट पर साफ लिखा हुआ होना चाहिए, ये वहाँ के रूल्स हैं, तो इंडिया को भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के नियम को नहीं माना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम, जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, वहाँ की जो सरकार ने बिस्किट्स का शिपमेंट रोक दिया, मतलब जो सामान भेजा जाता है उसे यहाँ पर रोक दिया, सामान को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इंडिया की कंपनी थी उसका तो लॉस हो गया, नुकसान हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या करी, इंडिया की कंपनी ने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करी, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसने यहाँ पर शिपमेंट को रोक दिया, जो भी सामान था उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी का लॉस हुआ, मतलब ये क्या हुआ, एक प्रकार से डिसएडवांटेज हुआ। ठीक, फिर है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मतलब मुद्रा जोखिम, चेंजिंग करेंसी वैल्यू एंड में रिजल्ट इन लॉस, करेंसी वैल्यू बदलने से नुकसान हो जाता है। ठीक है, करेंसी वैल्यू बदलने से नुकसान हो जाता है, कैसे होता है देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर डॉलर गिर जाए तो इंडियन एक्सपोर्ट को कम पैसा मिलेगा। डॉलर कहाँ की करेंसी है, पहले हमें ये पता रहना चाहिए, डॉलर कहाँ की करेंसी है, डॉलर है यूएसए की करेंसी, अमेरिका की करेंसी है। ठीक है, एक डॉलर का सिंबल ऐसे रहता है, ठीक, ऐसे ही कुछ रहता है। ठीक है, तो एक डॉलर को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अभी प्रेजेंट की कंडीशन में है 92-91, ठीक है, 92-91 रुपीज़, और ये समय के साथ में चेंज होते रहता है, लेकिन ठीक, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये समय के साथ में चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जो एक डॉलर का जो रेट है वो कितना है, मान लेते हैं कि 90 रुपये है। अगर यहाँ पर इसका रेट गिर जाए, 90 रुपये जो रेट है, अगर ये रेट गिर जाए तो क्या होगा, अगर ये रेट गिर जाएगा, मान लेते हैं कि 50 रुपये पर आ जाए, एक डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो 50 रुपये होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू गिर गई। इसकी वैल्यू गिरने से तो यहाँ पर जो है इंडिया का लॉस हो रहा है ना, यहाँ पर जो इंडियन एक्सपोर्ट को यहाँ पर क्या होगा, कम पैसा मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, ज़्यादा पैसा मिल रहा था, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू गिर गई, 50 रुपये हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, ये एक प्रकार का, ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज हुआ। फिर है हाई कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड पैकेजिंग इन इज हाई। देखो, अब जो ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, पैकेजिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, कैसे होती है देखते हैं एग्जाम्पल में। देखो, एग्जाम्पल में भारी मशीनें विदेश भेजने में शिपिंग कॉस्ट बहुत अधिक होती है। शिपिंग कॉस्ट क्या होता है, पहले हमें ये भी पता रहना चाहिए। तो देखो, शिपिंग कॉस्ट क्या होता है, वो कुल खर्चा, मतलब टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो खर्चा होता है, जो किसी सामान को खरीदने से लेकर के गोडाउन में रखने तक के का, मतलब जैसे मान लो कि आपने कोई फर्नीचर खरीदा है किसी फर्नीचर की शॉप में जा करके, उस शॉप में खरीदने से लेकर के आपको उसको घर ले जाते तक के लिए जो भी यहाँ पर पैसा लगेगा उसको हम कह सकते हैं शिपिंग कॉस्ट। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जैसे मतलब ऐसा टोटल खर्चा जो सामान को जो सेलर के गोदाम से खरीद करके बायर तक पहुंचाने में जो भी पैसा लगता है उसे शिपिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक, एक एक छोटी छोटी चीज़ पता रहना चाहिए, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारी मशीनें अगर विदेशों में भेजना है तो यहाँ पर उसमें पैसा भी तो ज़्यादा खर्च होगा ना, पैसा भी क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो कई बार इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होती है, हाई कॉस्ट लग जाती है, तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना आगे जो सेकंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट। देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, कल्चरल डिफरेंसेस, मतलब सांस्कृतिक अंतर। प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन लैंग्वेज, कल्चर एंड टेस्ट। देखो, भाषा, कल्चर, टेस्ट अलग होने पर प्रॉब्लम होती है
है ना। जैसे हर जगह का कल्चर एक जैसे नहीं रहता, हर कंट्री की लैंग्वेज एक जैसे नहीं रहती, कल्चर एक जैसे नहीं रहता, टेस्ट एक जैसे नहीं रहता, लोगों का खाने पीने का जो भी टेस्ट है उनका, वो भी फूड टेस्ट एक जैसे नहीं रहता है। तो सबसे पहले अगर हमको किसी कंट्री के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर हमें दूसरी कंट्री का जो भी कल्चर है, जो लैंग्वेज है, मतलब जो भी कल्चर में जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा। अगर यहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है, भारतीय मसालेदार फूड कुछ देशों में पसंद नहीं किए जाते हैं। जैसे अपने इंडिया में मसालेदार खाना बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन हर कंट्री में मसालेदार खाना पसंद नहीं किया जाता। ठीक, जैसे या फिर जैसे दूसरी कंट्री में, जैसे जो चाइना के लोग खाना खाते हैं, वो अपने यहाँ इंडिया में लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। वो लोग कुछ भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े खाते हैं, अपने यहाँ इंडिया में लोग वैसा खाना नहीं खा सकते हैं। तो क्या होता है कि हर जगह का जो कल्चर है, हर कंट्री का जो कल्चर है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कल्चरल डिफरेंसेस है उसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, तो ये भी क्या हुआ, एक यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज हुआ। फिर हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल रिस्क। देखते हैं पॉलिटिकल रिस्क की वजह से कैसे यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस करने में प्रॉब्लम आती है या कैसे इसका डिसएडवांटेज है। राजनीतिक जोखिम, वार, चेंज ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट बिजनेस। देखो, युद्ध हो जाए, सरकार बदलने से जो व्यापार है उसमें क्या है, इफेक्ट पड़ता है, अफेक्ट होता है, ये प्रभाव पड़ता ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, किसी देश में वार हो जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक सकता है। जैसे किसी भी देश में मान लो कि युद्ध हो गया है, ठीक है, जैसे रशिया में, चाइना में अगर मान लो कोई युद्ध हो गया है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इंटरनेशनल बिजनेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहीं की अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क हो सकता है बिजनेस करने में। तो एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल रिस्क की वजह से भी जो है इंटरनेशनल बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर देखते हैं हम अपना लास्ट पॉइंट अब। ठीक, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, मतलब भुगतान का जोखिम। देखो, जब विदेशी खरीदार, मतलब जो फॉरेन बायर है, जो विदेशी खरीदार है, फॉरेन बायर है, जो यहाँ पर क्या करता है, जो सामान या सेवा लेने के बाद में, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, लेने के बाद पूरा पैसा नहीं देता, देर से देता है या बिल्कुल भी नहीं देता है। ठीक है, जो मतलब फॉरेन बायर है, जो फॉरेन बायर है वो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस क्या करता है, लेने के बाद में पैसा नहीं देता है, या तो देर से पैसा देगा या तो बिल्कुल भी पैसे नहीं देता है। ठीक, तो ये जो रिस्क है इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो यहाँ पर बायर है वो दूसरे देश में होता है, और इसके ऊपर हम यहाँ पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, कोई यहाँ पर कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं कर सकते। कानूनी कार्रवाई करना या लीगल एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये नॉन पेमेंट का रिस्क है। एग्जाम्पल में देखते हैं, बायर के देश में मान लेते हैं कि यूएसए के साथ में हमने यहाँ पर कोई सामान खरीदा है, ठीक है, मतलब यूएसए ने हमसे कोई सामान खरीदा है, ठीक, खरीदा है। अब इस देश में मंदी आ गई, मतलब रिक्रिएशन आ गया, करेंसी क्राइसिस आ गई या इन्फ्लेक्शन आ गया। करेंसी क्राइसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा संकट कहते हैं, और इन्फ्लेक्शन को हिंदी में कहा जाता है मुद्रास्फीति कहते हैं। देखो, यहाँ पर जो ये कहना चाहिए करेंसी क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस में मतलब क्या होता है, करेंसी क्राइसिस क्या होता है, करेंसी क्राइसिस मतलब किसी कंट्री की जो करेंसी है, करेंसी की जो वैल्यू है, वो वैल्यू किसी दूसरे देश की, जो मतलब दूसरी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू के बदले में भारी गिरावट आना। ठीक, इसे कहते हैं यहाँ पर करेंसी क्राइसिस। मतलब मतलब जैसे मान लेते हैं कि जो अपना पाउंड, ठीक है, पाउंड मान लेते हैं, ऐसे कुछ था पाउंड का सिंबल, और ये है डॉलर। ठीक, अब यहाँ पर इसकी भी वैल्यू गिर गई और इसकी भी वैल्यू गिर गई,
ठीक, तो इसे कहते हैं यहाँ पर करेंसी क्राइसिस। और इन्फ्लेक्शन मुद्रास्फीति, ये क्या होता है? मुद्रास्फीति समय के साथ में गुड्स एंड सर्विस की जो कीमतें होती है, मतलब जो सामान और सेवा है, समय के साथ में जब इसमें यहाँ पर कहना चाहिए इनकी जो कीमत है, इनकी कीमत में भारी वृद्धि होती है, मतलब इनका जो रेट है बढ़ता है, इसे कहते हैं यहाँ पर इन्फ्लेक्शन, मुद्रास्फीति। ठीक, फिर है गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन पेमेंट पर रोक लगा देना, बैन लगा देना। जैसे पॉलिटिकल रिस्क का भी हमने पढ़े थे, तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब उसने यहाँ पर जो भी फॉरेन पेमेंट है उस पर बैन लगा दिया, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बायर धोखा दे दे, कोई यहाँ पर कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाए। ठीक, फिर इंटरनेशनल पेमेंट में टेक्निकल या बैंकिंग इश्यू अगर हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखो जिसने सामान लिया है वो तो दूसरे देश में है ना, अब हम दूसरे देश में जाएंगे तब जाकर के उससे सारी चीज़ें बातें होगी, तो ये क्या है, एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नॉन पेमेंट रिस्क भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो ये सारे हमने क्या देखे आज यहाँ पर, डिसएडवांटेज के बारे में डिस्क्राइब किए। सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब किए एग्जाम्पल के साथ में। फिर हमने यहाँ पर इसके एडवांटेज देखे, ये सारे एडवांटेज अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर देखे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में हमने ये सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक कंक्लूजन कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस से बड़े चांस भी मिलते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट भी बहुत होता है, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या है, रिस्क भी है और यहाँ पर बहुत सारी कहना चाहिए चुनौतियाँ भी हैं। ठीक है, बहुत सारे टास्क भी रहते हैं। सही प्लानिंग और जानकारी से, सही प्लानिंग और सही इंफॉर्मेशन से क्या होता है, जो भी लॉस है उसको कम किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक होता है हमारा यहीं पर एंड। ये था फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमारा आज यहाँ पर डिस्कस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इसके नेचर के बारे में। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।